तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग आज हिंदी की क्लास देखेंगे और ये जो हिंदी की क्लास है सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो यूके ट्रिपल एस सी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यानी आपके यूके ट्रिपल एस सी के साथ ये जो आपका एई वगैरह यूके पीएससी में आपका उसमें भी शायद होगा ये टॉपिक हिंदी वगैरह में। तो आप लोगों को क्या करना है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, कांस्टेबल हो, दरोगा है या पटवारी, लेखपाल, जितने भी हैं, क्योंकि हिंदी का टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा एक प्रकार की इंपॉर्टेंस रखेगा। 20 नंबर की हिंदी से ही चयन का जो है ऊपर नीचे हो जा रहा है आजकल, हिंदी प्लस जीएस। तो इन्हीं पे मेरा ज़्यादा फोकस रहने वाला है अब आने वाले एग्जामों की दृष्टि से। और हम लोग जीएस को भी डेप्थ में पढ़ लें, क्योंकि कल आपकी जीएस की क्लास आएगी संभवतः, या ये टॉपिक अगर कंप्लीट नहीं हो पाए तो इसी का दूसरा पार्ट कल आ जाएगा, ताकि एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लें। तो हम लोग इसी प्रकार से देखेंगे और आपको वीकली एक क्लास हिंदी की करनी है, यानी हफ्ते में सिर्फ एक क्लास कीजिए, लेकिन उसको डेप्थ में पढ़िए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही है, आपके पास जो सोर्स है किताबों का वो देख लीजिए, उसके बाद उसके एमसीक्यू वगैरह कहीं क्वेश्चन आंसर दिखते हैं तो उसको कीजिए, जो नहीं आता उसको अपने नोटबुक में नोट कीजिए। इसी प्रकार से आपको बढ़ना है। और हिंदी के लिए तो मैं विशेषकर कहूँगा चलिए मगर कछुए की चाल से, यानी स्लोली आपको बढ़ना है। जैसे ही आपकी एग्जाम की तिथि आएगी तो हम ये चेक करेंगे कि, क्योंकि एक महीने पहले तो पता चल ही जाता है कि एग्जाम इतने को है, जैसे ही हमें पता चलेगा कि एग्जाम की डेट ये है, हम क्या करेंगे, जो हमारी हिंदी अभी फर्स्ट गियर पे चल रही है वो हमारी फिफ्थ गियर पे पहुंच जाएगी, यानी हम उसको नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा देंगे और जो टॉपिक हमारे बचेंगे वो हम जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। तब तक लगभग मान के चले एग्जाम डेट तक 80%, 90%, 70% के समथिंग हिंदी हमारी कवर हो जाएगी। एग्जाम डेट आने से पहले, एग्जाम होने तक तो 100% हो जाएगी, ठीक है। और आप लोगों को इस दौरान क्या करना है, मैं बार बार बता चुका हूं, ऐसी चीजें जो अपठित जिसको बोलते हैं, यानी जो ऐसे आपको जनरली ऐसे पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, नोट नहीं करना, कोई रूल वगैरह नहीं, विलोम है, पर्यायवाची शब्द हैं, तत्सम तद्भव के रूल हैं, कैसे बनाने हैं, फारसी शब्द हैं, अरबी शब्द हैं, अंग्रेजी शब्द, ये इस टाइप की जो चीजें हैं जो एक एक नंबर आपका बेड़ा गर्क कर देती हैं कभी कभी, उन चीजों को सबसे ज्यादा आपने इस दौरान फोकस करना होगा। और वीकली ये कॉन्सेप्ट बेस्ड एक क्लास, तो टोटल हिंदी का प्लान जितने भी छात्र हैं उनके लिए सुन लीजिए, हफ्ते में एक क्लास ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और इसको अपनी किताबों से, ठीक है, इस टॉपिक को साथ में किताब से, यानी आज ये दूसरा टॉपिक है। साथ ही साथ पूरे हफ्ते विलोम, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव और इसके अलावा फारसी, अंग्रेजी जो शब्द हैं, एक एक शब्द, दो शब्द देखना। तो जो गाड़ी है, जो इसकी रफ्तार है, ये फिर से कह रहा हूं, कछुए की चाल से बढ़ाना है, लेकिन मंजिल तक सेफली जाना है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए पद व्यवस्था, ठीक है, पद डाल लीजिए। हिंदी में एक टॉपिक आता है आपका पद, ये होता क्या है, इससे हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी जो दरोगा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कल ही मैंने वीडियो दी है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में क्या देखोगे, सीधे चैनल के मेन पेज पे जाके देख लीजिए, आपको वहां दरोगा के लिए वीडियो मिल जाएगी, कैसे तैयारी करनी है। तो देखिए पद, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि पद होता क्या है। दो चीजें होती हैं बच्चों, देखो, एक होता है शब्द, एक क्या होता है शब्द, और दूसरा होता है अपने आप में पद। देखना, जब शब्द अपने कोश में होता है, कोश में मतलब अपना जहां उसको रखा गया है, यानी उसका कहीं यूज नहीं हो रहा है, यानी अगर मैं ये कहूं, एक शब्द का यूज करूं, मैंने कहा मतलब तब मैंने एक शब्द लिख दिया यहाँ पे तब, अगर ये तब को मैं इंडिपेंडेंट छोड़ दूं, अलग रखूं इसको, जहां ये शब्द आए कहीं यूज ना करूं, यानी अपने कोश में ही रहेगा। कोश मतलब जो इसका भंडार है, यानी इसको पकड़ के हमने इसका यूटिलाइज नहीं किया, तो अब वो जो चीज होती है वो अपने आप में शब्द कहलाती है। यानी शब्द होता क्या है, शब्द जब तक कोश में रहते हैं वो शब्द कहलाते हैं, यानी जब तक कोश में रहता है कोई, तो लिखो जब तक कोश में रहता है। कोश का मतलब समझ गए होगे, जो उसका स्टोरेज वाली बात, ठीक है, जब तक कोश में रहता है। कोश में रहता है का मतलब है कि इसको हमने यूटिलाइज नहीं किया, इस शब्द का हमने कहीं प्रयोग नहीं किया, तो जब तक ये कोश में रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। पद कैसे कहलाएगा, इसी शब्द को उठाने के बाद आपने इसका सेंटेंस में प्रयोग कर दिया, यानी जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, वाक्य में प्रयुक्त होता है, ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त होता है, तब वो क्या कहलाता है अपने आप में पद। अब बच्चों आप कहोगे सर ये थ्योरेटिकल क्यों कराते हो हिंदी, हमें तो वनडे एग्जाम क्रैक करने हैं, हम तो यूके ट्रिपल एस के बाणों का सामना करना चाहते हैं, आप ये वन लाइनर क्यों मतलब इस टाइप की थ्योरेटिकल चीजें लिखा रहे हो। ये इसलिए लिखा रहा हूं, जब क्वेश्चन आएगा, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं, पद, पदबंध, इस टाइप के अव्यय,
उस टाइम पे मेरे मुंह देखोगे, इस क्लास को याद कर लेना, बेहोश मत होके आना, बर्बाद मत होके आना, एक एक नंबर की कीमत है, इस चीज़ को समझना, अपनी आत्मा से पूछना कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे कैसे कैसे तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तब जाके ये चीज़ें कराई जाती। अर्थात अगर आप कोई चीज़ को जब तक वर्ड को अपने कोष में रखोगे तब तक तो शब्द रहा, और इसको पकड़ के जैसे ही शब्द को आपने किसी सेंटेंस में यूज कर दिया तो अपने आप में वाक्य कहलाया, ठीक है, मतलब पद कहलाया। अब आप कहोगे सर क्लियर नहीं हो पा रही तस्वीर, थोड़ा कुछ कम समझ आ रहा है, कैसे, थोड़ा एग्जाम्पल बता दीजिए। एग्जाम्पल ये क्या लिखा है, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, ये क्या है, एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ये प्रत्येक चीज अपने आप में पद बन गई, ठीक है, ये अपने आप में प्रत्येक चीज क्या बन गई है, पद। यानी जैसे ही आपका सेंटेंस यूज हुआ, सेंटेंस के आते ही प्रत्येक शब्द अपने आप में पद कहलाया, और इस जब को सिर्फ इसके कोष में रख दूं, इसको यूज ही ना करूं कहीं, जब को जब की जगह रख दो, यूज ही नहीं किया इसका, तब वो अपने आप में शब्द कहलाया। तस्वीर क्लियर हुई, बिल्कुल हुई। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लड़का लिखा, कहीं यूज नहीं किया तो अपने आप में ये शब्द हुआ, ठीक है। लेकिन इस लड़का शब्द को मैंने एक वाक्य में प्रयोग कर दिया, जैसे लड़का खेलता है, लड़का करो, राम करो, कुछ भी करता है, ठीक है, लड़का खेलता है। दूसरा, लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और तीसरा इसी प्रकार से लिखो, मतलब लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं, लड़कों को खेलना चाहिए। एक सेंटेंस और लिख लो, लड़कों को खेलना चाहिए, लड़कों को खेलना चाहिए। अब देखिए क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अब जाके ये सब प्रत्येक में क्या हो गया अपने आप में, ये जो लड़का था इसको सिंगल रखा, ये शब्द बन गया, लेकिन आज ये लड़का शब्द यहां भी जुड़ गया, यहां अब प्रत्येक पद अपने आप, प्रत्येक सेंटेंस में हर एक शब्द अपने आप में पद कहलाएगा। तो ये भी पद, ये भी पद, ये भी पद, ये भी पद, ठीक है। तो सेंटेंस में जब कभी भी चीजों को यूज करोगे तो अपने आप में पद कहलाएगा। अगर सेंटेंस में न यूज करते हुए सिर्फ कोष में यूज करोगे तो उस दौरान वो क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। ठीक हो गया, तस्वीर हुई साहब, बिल्कुल हुई, बोलो। अब दूसरा क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी के मन की आई, उसने कुछ भी पूछा, पद में प्रयुक्त शब्द के कितने भेद होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पद में प्रयुक्त शब्द के भेद, पूरा क्वेश्चन लिखना, पद में प्रयुक्त शब्द के भेद, यानी टाइप का एक हिसाब से, ठीक है, यानी पद में प्रयुक्त शब्द के भेद, यानी अगर कोई सेंटेंस लिखा है उसमें जो शब्द आएंगे उसमें कितने भेद होते हैं उसके हमेशा ध्यान रखना। इसके बच्चों दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला जो होता है उसको बोला जाता है व्याकरणिक पद, दूसरा बोला जाता है कोशी पद, ठीक है, यानी व्याकरणिक शब्द और कोशी शब्द। व्याकरणिक, एक तो क्या बोला जाएगा, व्याकरणिक, यानी व्याकरणिक का मतलब होता है ग्रामेटिकल, ठीक है, यानी व्याकरणिक। दूसरे को बोला जाएगा कोशी, क्या बोला जाएगा, कोशी। अब आप कहोगे सर अभी भी थोड़ा समझ नहीं आया, इसको समझने के लिए सेंटेंस, क्योंकि अगर मैंने कहा कि पद में प्रयुक्त शब्द के दो भेद होते हैं, यानी कोई ना कोई मुझे एक प्रकार का क्या बनाना पड़ेगा, सेंटेंस बनाना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि वो पद है। जैसे अब मैंने एक सेंटेंस बनाया, तू अब खा ले, यानी एक सेंटेंस मैंने बनाया, राम अब खा ले बना देते हैं, ठीक है, राम अब खा ले। एक सेंटेंस मैंने क्या बनाया, ये बनाया, राम अब खा ले। दूसरा मैंने बनाया, मेरी ओर से भेंट लो, या राम अब खा लो लिखो और यहां लिखो मेरी ओर से भेंट लो, मेरी ओर से भेंट लो, ठीक है। ये मैंने दो शब्द क्या बना दिए, सेंटेंस। अब ये क्या है, प्रत्येक सेंटेंस अपने में, इसमें जितने शब्द प्रयोग होंगे ये अपने आप में पद कहलाएंगे, तो आप जानते हैं। अब इसमें क्या पता चला कि व्याकरणिक शब्द दो प्रकार के होते हैं। कैसे, देखिए, इस लो को अंडरलाइन करो, इस लो को अंडरलाइन करो। अब एक बार अपने मन से सेंटेंस पढ़ो, क्या राम अब खा लो, राम अब खा लो, इस लो का अर्थ मेरी ओर से भेंट लो, इस लो का अर्थ एक ही है। इस लो को समझो, लो मतलब कि यहां पर क्या कहना चाह रहा है, यहां पर ये कहना चाह रहा है, ये जो लो है ये अपने आप में अलग वर्ड है, यानी आपको इसमें क्या करना है, किसी से गेन करना है, किसी की ओर से लेना है, ठीक है, लेना है, प्राप्त करना है। और ये खा लो किसको दर्शाता है, यानी जो खाने की क्रिया है उसको थोड़ा फोर्सली करवा रहा है कि राम अब खा लो, यानी कहीं ना कहीं ये क्रिया है, एक प्रकार की खाने की क्रिया है, उसमें ये अपने आप में दर्शा रहा है, यानी
व्याकरणिक रूप से इसका प्रयोग हुआ है, यानी इसका व्याकरण के तौर पर ग्रामेटिकली प्रयोग हुआ है, और जो क्रिया है खाने की उसको थोड़ा सा फोर्सली, थोड़ा सा उस पर वर्क करके काम करवा रहा है, खा लो। ठीक है, ये लो अलग हो गया, ये लो अलग हो गया। इस लो का अर्थ है प्रॉपरली वर्क करना, किसी न किसी तरीके से आपको लेना है किसी से भेंट, वो अलग टाइप का है, खान लेना पी लेना इस टाइप का नहीं है। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पद में शब्द के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, व्याकरणिक और कोशी। ठीक है, एग्जाम्पल समझ नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, फिलहाल इतना आप लोग समझ जाना, और इसको समझना है तो देखना कि कौन सा व्याकरण की दृष्टि से प्रयोग हो रहा है और कौन सा अलग दृष्टि से प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ये आपने देखना है। अब आता है तीसरा फैक्ट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, पद के कितने भेद होते हैं। अभी मैंने बताया कि पद में प्रयुक्त शब्द के भेद, अब मैं सिर्फ बता रहा हूं कि पद के भेद कितने होते हैं। तो याद रखना पद के भेद कितने होते हैं बच्चों, 5 प्रकार के। कितने बच्चे होते हैं, 5 प्रकार के। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, इनमें से कौन सा एक पद का भेद नहीं है। तो ध्यान रखना, संज्ञा अपने आप में पद का भेद होता है, सर्वनाम अपने आप में पद का भेद होता है, कि इसके अलावा संज्ञा सर्वनाम के अलावा क्या होता है, विशेषण पद का भेद होता है, विशेषण। इसके अलावा क्रिया पद का भेद होगा, इसके अलावा अव्ययी किसका भेद होगा, पद का भेद होगा। जैसे ही मैंने बताया कि इनमें से कौन सा पद का भेद नहीं है, क्वेश्चन पूछता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय ये होते हैं, इसके अलावा पद का कोई भेद नहीं है। तो पद के कितने भेद होते हैं पेपर में पूछेगा, 5। इनमें से कौन सा नहीं है पूछेगा, वो सब छोड़ दीजिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय, यानी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब और जो अव्यय होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, पद के भेद होते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये चीज आपको क्या दर्शा रही है, ये आपको दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं सर की गाड़ी यहां से यहां की ओर जाएगी हिंदी की क्लास में। यानी हम संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, अव्यय पढ़ेंगे। इसने आपको तस्वीर बता दी कि हमारी जो क्लास का जो पैटर्न रहेगा हिंदी का, हमारा ये रहेगा शब्द भेद यानी पद भेद। यानी हमने ये 5 के 5 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। मान के चलिए अगर 5 के 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए, 3-4 नंबर हिंदी के कहीं नहीं गए, लगभग 3-4। एक क्वेश्चन सर्वनाम से दिखता ही है, क्रिया से क्वेश्चन आता ही, विशेषण से क्वेश्चन दिखते ही हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसको डेप्थ में डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी बच्चों संज्ञा। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालो संज्ञा। ये तस्वीर आपको मैंने बता दी कि हम किस ओर हिंदी में जाने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या देखेंगे, संज्ञा देखेंगे, और इसको बोलते हैं नाउन। ठीक है, यानी नाउन यानी संज्ञा। अब क्या होता है, इसकी परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है, बचपन से पढ़ते आए हो कि संज्ञा किसको कहते हैं, किसी भी, ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, इन सब का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है, नाउन कहलाता है। ये तो परिभाषा आपको पेपर में आती है नहीं, आपको सिर्फ ये रखना है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव आदि का नाम। ठीक है, ये सिर्फ कोई पेपर में आता नहीं है। किसी भी वस्तु, किसी भी वस्तु, गुण, भाव, इन सब का क्या कहलाएगा, नाम। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु है, गुण है, भाव है, या व्यक्ति का नाम अपने आप में, व्यक्ति का नाम अपने आप में क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। व्यक्ति का नाम, अभी कोई परिभाषा पेपर में आपसे नहीं पूछने आ रहा है। ठीक है, ये अपने आप में संज्ञा कहलाता है। अब देखो, मेन चीज, कभी कभी जो बेसिक चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान से सुनना, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ लिखो। यानी ये संज्ञा जो शब्द है, किससे मिलकर बना है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सम प्लस ज्ञान। ठीक है, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ लिखो। पहला फैक्ट, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, यानी इस शब्द का मीनिंग क्या है, सम प्लस ज्ञान। ठीक है, इसको इससे मिलके बनता है अपने आप में क्या, ये संज्ञा। यानी संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सम प्लस ज्ञान, जिसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान रखने वाला। सम्यक मतलब कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, सम्यक ज्ञान रखने वाला, सम्यक ज्ञान रखने वाला क्या होता है, अपने आप में संज्ञा होता है। ध्यान से सुनना। ठीक है, इसका दूसरा अर्थ नाम भी होता है, यानी इसी संज्ञा का दूसरा पर्याय, यानी दूसरा अर्थ, इसका दूसरा पर्याय लिखो नाम। इसका दूसरा पर्याय अपने आप में क्या होता है, नाम होता है। ध्यान से सुनना। ठीक है, यानी संज्ञा का शाब्दिक अर्थ पूछेगा तो सम प्लस ज्ञान, यानी सम्यक ज्ञान रखने वाला, और इसका दूसरा पर्याय पूछता है तो नाम होता है। ठीक है,
अब सबसे बड़ी चीज क्या है, कई लोगों को अभी भी इसमें कौन सी संज्ञा पहचानना नहीं आता, यानी अगर वो सेंटेंस दे देगा, ये तो रटा हुआ मतलब तू की तरह, लेकिन अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें से सेंटेंस देगा कि कौन सी एक संज्ञा है, तो वो पहचान नहीं कर पाते हैं। ये बेसिक चीज है। देखो संज्ञा की पहचान लिखो, कैसे आपको करनी है, ठीक है। संज्ञा की पहचान, दो तीन तरीकों से संज्ञा की पहचान हो सकती है। पहला तरीका क्या हो सकता है इसके लिए, क्या वो उसमें जान है या नहीं है, यानी पहला तरीका है क्या उसमें जान है या नहीं है, अर्थात प्राणीवाचक, यानी उसके अंदर प्राण है या नहीं है, या अप्राणीवाचक या निर्जीव है, अप्राणीवाचक। एक तरीका तो ये हो सकता है, यानी कोई सेंटेंस दिया है, आप चेक कर लेना किसमें प्राण है किसमें नहीं, यानी कोई प्राणीवाचक दिखेगा आपको, जैसे कहीं पे उसने लिख दिया लड़का, ठीक है, कहीं उसने लिख दिया खरगोश, इस टाइप से कुछ भी लिख देगा, तो ये अपने आप में क्या होगी, इसमें प्राण है तो प्राणीवाचक हो गया। अप्राणीवाचक में मतलब जिसके अंदर प्राण नहीं है, कुछ भी निर्जीव चीज पकड़ लो, जैसे पुस्तक पकड़ लिया आपने, टेबल पकड़ लिया, या घर कह दिया, ये सब के सब क्या है, अप्राणीवाचक, ये सब के सब संज्ञा होती है, ठीक है। दूसरा तरीका इनको पकड़ने का, इनके बारे में पहचान का हो सकता है कि क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, अर्थात गणनीय है या अगणनीय है, यानी काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल, ठीक है। गिन सकते हो जिसको, जैसे सेब लिखा मैंने कहीं पे, आपको पता ही नहीं क्या सेब को गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो, यानी इसको काउंट कर सकते हो। या इसके अलावा आपका कई चीज हो सकते हैं, कहीं पे युवक लिख दिया, आप गिन लो युवक कितने हैं, ठीक है, तो सेब लिख दिया आपने, एक एग्जाम्पल आपने युवक लिख दिया, तो ये अपने आप में क्या हो सकते हैं, प्राणीवाचक, गणनीय, ठीक है। साथ ही साथ अगणनीय, जिसको आप गिन नहीं सकते, जैसे कहीं पे मैंने दूध लिख दिया, कहीं आपने हवा लिख दिया, कहीं प्रेम लिख दिया, ये सब के सब संज्ञा हो सकती है, गिन नहीं सकते हो, ठीक है, दूध, हवा, प्रेम आदि, ठीक है। ये प्रेम चोपड़ा वाला नहीं है, ठीक है, ये प्रेम मतलब है भाव को दिखा रहा है। तीसरा चीज इसमें क्या हो सकता है, गणनीय अगणनीय के अलावा तीसरा तरीका हो सकता है कि संज्ञा शब्द के बाद परसर्ग लगे होते हैं। अब ये बताता हूं क्या होता है, ठीक है, संज्ञा के बाद परसर्ग को हाईलाइट कर देना, ठीक है, संज्ञा के बाद परसर्ग लगा होगा, लिख दो ना, संज्ञा के बाद परसर्ग लगा होगा, यानी परसर्ग का मतलब कहीं देखा होगा आपने, ने, को, से, मैं, पर, इस टाइप की चीजें आएंगी, यानी जैसे ने, को, से, पर आदि, इस टाइप के, जैसे इसका सेंटेंस है, राम ने सेब को चाकू से टेबल पर, इस टाइप के, ठीक है। जैसे इस संज्ञा शब्द लिख दिया मैंने, राम लिखा, तो इसके पीछे परसर्ग लगा होगा, देखो राम ने, तो तुरंत पकड़ लोगे आप परसर्ग के आगे क्या लगा है, संज्ञा। जैसे को लगा है, यानी सेब को, ये सेब अपने आप में क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया, तो उसके साथ परसर्ग लगा है। इसी प्रकार से चाकू से, ये चाकू से, ठीक है, पर, टेबल पर, ये है नहीं, ये सबके सब संज्ञा। तो ये भी आपको एक तरीका हो सकता है कि आप तुरंत ये पकड़ लो, परसर्ग के बाद, संज्ञा के बाद परसर्ग लगा होगा, तो ऐसे शब्द जहां पे ये शब्द लगे उससे पहले वाला शब्द अपने आप में क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। तो संज्ञा के बाद परसर्ग। और लास्ट तरीका हो सकता है, संज्ञा शब्द से पहले विशेषण लगा होगा। फोर्थ लिखो, संज्ञा शब्द से पहले विशेषण लगा होगा, संज्ञा शब्द से पूर्व विशेषण होगा, ठीक है, से पूर्व क्या लगा होगा बच्चों, विशेषण। अब विशेषण किसको कहते हैं, जो किसी चीज की विशेषता बताता है। जैसे एग्जाम्पल लिखो, मीठा आम, ये देखो मीठा आम, आम क्या है, नाउन है, और उसके पीछे क्या आगे लग गया, मीठा लग गया। मीठा क्या है, उसकी विशेषता है, क्योंकि वो विशेषता बता रहा है। जैसे काला घोड़ा, ये देखो काला घोड़ा, घोड़ा तो अपने आप में नाउन है, लेकिन उसकी विशेषता यह है कि वो काला है, तो काला घोड़ा अपने आप में क्या हो जाएगा, एक प्रकार के संज्ञा शब्द से पहले विशेषण लगना। यानी इसके अलावा एक लिख लो, सुंदर नारी, तो नारी तो आपका क्या हो गया, मतलब एक प्रकार की सुंदर नारी, ये नारी क्या है, संज्ञा है, लेकिन उससे पहले उसकी विशेषता ये लगी कि वो सुंदर हो गया। या चांदनी रात, चांदनी रात, देखो रात तो होती है लेकिन उसकी विशेषता क्या है, चांदनी। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लोगे कि ये क्या है, संज्ञा की पहचान का तरीका। इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए संज्ञा के प्रकार। आपको अब संज्ञा, ठीक है, इसके टाइप देखने हैं, कैसे इसको हम लोग करते हैं। और याद रखना, ये जो चैप्टर है हिंदी के, मैं जानबूझ के इसमें बहुत स्लो चलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको हर एक टॉपिक के बाद एक हफ्ते का टाइम मिले, आप उस पर बहुत अच्छे से वर्क कर सको, ताकि हम लोगों के जो 20 नंबर की हिंदी है हम उसमें फिसले ना, और आपको शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए। यानी जो भी पढ़ो, अब कोई शब्दों के अर्थ के लिए किताब नहीं आती है, आप जो भी पढ़ते हो, चाहे हिंदी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो,
आपको वो शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, स्किप मत कर देना शब्द, उसी से आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो सकती है। ठीक है, देखो अब हमने क्या पढ़ना है बच्चों, संज्ञा के भेद। इसके 3 भेद होते हैं, याद रखना। तो लिखो संज्ञा के भेद, यानी टाइप एक प्रकार से। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ध्यान रखना। एक को बोला जाता है, पहले आधे को व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। ठीक है, दूसरे को अपने आप में जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा क्या? अपने आप में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। यानी पहला लिख लो व्यक्तिवाचक, दूसरा लिख लो जातिवाचक, तीसरा लिख लो भाववाचक। क्या लिखोगे? जातिवाचक। और थर्ड आपको क्या लिखना है? भाववाचक, वाचक। और जीएस की क्लास भी देखते रहना है, ठीक है, क्योंकि जीएस भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखेगा। स्टार भी लगाने हैं, फित्ते भी लगाने हैं, सब चीज़ें हैं, तहसीलदार भी बनना है, और उसके अलावा आरओ भी बनना है। तो इतने एग्जाम हैं, पटवारी लेखपाल भी बनना है। तो थोड़ा सा मतलब अभी अच्छा मौका है, आचार संहिता वगैरह लग जाएगी, कूल में रह के धीरे धीरे अपने आप में पढ़ाई शुरू करनी है। मतलब अपना एक प्रॉपर रूटीन बनाओ। व्यक्तिवाचक का सीधा सीधा मतलब है एक ही वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का वो होगा, आपको इसके अलावा होगा ही नहीं वो कोई चीज़। ठीक है, यानी आप समझ जाओगे एक ही व्यक्ति की बात होगी या एक ही पदार्थ की बात होगी, यानी अपने आप में एक ही व्यक्ति, पदार्थ का और या वस्तु का बोध होगा। ठीक है, एक ही व्यक्ति, पदार्थ और वस्तु का बोध, वस्तु का बोध। अब आप कहोगे सर ये थोड़ा समझ नहीं आया। ये ऐसे समझ आएगा, देखो जब आप व्यक्तिवाचक संज्ञा देखोगे सीधे सीधे समझ आएगा कि ये चीज़ एक ही होती है। जैसे मैं कोई स्थान बता दूं, दिल्ली एक ही तो है, दो थोड़े हैं दिल्ली, एक ही। एक आपको दिल्ली कहती है, आपके दिमाग में आ जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, रामायण लिखा मैंने, माइंड में पूछना, जैसे ही आप लोग ये शब्द पढ़ोगे आपके दिमाग में सीधे आ जाएगा हाँ ये एक ही चीज़ है। आप उसको इमेजिन करना कि रामायण का, तो हाँ सीधे दिमाग में आ जाने की एक ही चीज़ है। ठीक है, महाभारत, महाभारत एक ही तो है, दो दो तीन तीन थोड़ना है। ठीक है, यानी रामायण, महाभारत, इसके अलावा क्या अपने आप में दिल्ली। साथ ही साथ क्या हो सकता है, इसमें किसी व्यक्ति का नाम लिख लो, जैसे गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध एक ही तो थे, गौतम बुद्ध। ठीक है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इस टाइप की चीज। अब राम लिखोगे, रामचंद्र जी की बात होगी तो वो अपने आप में क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। अब लेकिन कोई जनरल राम होगा तो फिर तो वो कितने राम हो सकते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट आएगा, अभी बताता हूँ। ठीक है, इसमें आदि कर दो तो समझ जाना, इसको तुरंत आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि हाँ एक ही चीज की बात हो रही है, तो वही व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। दूसरा आता है बच्चों जातिवाचक, किसी प्राणी, पदार्थ और समुदाय की पूरी जाति को बताएगा, यानी किसी प्राणी, ठीक है, समुदाय, यानी जो प्राणी है या उसका जो समुदाय है, यानी उसकी जो कम्युनिटी है या की पूरी बात बताएगा। यानी पदार्थ, किसी प्राणी, समुदाय ऑब्लिक पदार्थ कर देना है। ठीक है, किसी प्राणी, समुदाय ऑब्लिक पदार्थ की जाति का बोध, की जाति का बोध। जाति का बोध मतलब ये वाली जाति नहीं, ठीक है, जाति व्यवस्था वाली नहीं। जाति का मतलब वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब पूरा उनका एक समुदाय यानी ग्रुप। तो ये जो होगा इसके अंदर जो चीजें आती हैं वो कैसे आ सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा नदी। अब नदी कहा, कौन सी नदी? पूरी नदी तो नदियां होती है ना, यानी कोई भी नदी हो सकती है। अगर मैंने यहां लिख दिया गंगा, गंगा नदी, तो फिर ये गंगा नदी लिख दिया तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि गंगा नदी सिंगुलर है। ठीक है, आप सीधे समझ जाओगे कि एक ही है ये, तो गंगा नदी के बारे में आपको सीधे दिमाग में आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने नदी लिख दिया तो आपकी समझ में नहीं आएगा, तो नदी क्या होगी अपने आप में जातिवाचक। इसके अलावा झरना लिख दिया, कौन सा झरना पता ही नहीं है, झरना तो कितने हैं, तो पूरे झरनों का जो है समूह आ जाएगा। लेकिन यहां मैंने अगर लिख दिया कि एंजिल झरना लिख दिया या विक्टोरिया झरना लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, या आपका जो यहाँ है ये थल मुनस्यारी से आगे अपने में ये नाचनी वगैरह से आगे ये जो झरने हैं, मतलब बिरथी फॉल वगैरह जिसको आप लोग कहते हैं, वो फिर किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, यानी नदी है, इसके अलावा झरना है, या इसके अलावा आपको क्या लिखना है, नारी लिख दो, ग्रंथ लिख दो, हाथी लिख दो, मनुष्य लिख दो, कुछ भी। मनुष्य लिख दिया आपने, मनुष्य में तो सभी मनुष्य मानव जाति आ जाएगी ना। नारी लिख दो, नारी में जितनी महिलाएं सभी आ जाएंगी। किसी पर्टिकुलर नारी का नाम, जैसे सीता लिख दिया मैंने, फिर सीता किस में आ जाएगी, सीता मैया वाला, ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, हाथी। हाथी कोई पर्टिकुलर हाथी तो बताया नहीं मैंने, कितने हाथी आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा नर बता दिया मैंने, सारे नर मानव। ठीक है,
आदि, ये सब क्या हो सकते हैं अपने आप में जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है भाववाचक संज्ञा। लेकिन भाववाचक पढ़ने से पहले हम लोग जातिवाचक को दो भागों में कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, आप लोग भाववाचक वैसे ही लिखना, मैंने क्या कर दिया, जातिवाचक के दो भाग होते हैं। कितने होते हैं? दो भाग होते हैं। जातिवाचक कितने टाइप के होंगे? दो, और एक को बोल देते हैं आपका द्रव्यवाचक, लिख लो, दूसरे को लिख लो समूहवाचक। ठीक है, इसको लिखो द्रव्यवाचक और इसको लिख लो समूहवाचक, समूहवाचक। ठीक, तो देखिए ये दो टाइप के हैं अपने आप में का जातिवाचक। ये अपने आप में फिर से सब कैटेगराइज किया गया दो भागों में। अब है तो जातिवाचक ही ना, इसका नाम भी लिखूंगा तो जातिवाचक ही आएगा, इसका नाम भी आएगा तो जातिवाचक ही आएगा। तो द्रव्यवाचक में जैसे एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? द्रव्यवाचक का मतलब जहां पे कोई आप पदार्थ या द्रव्य, इस टाइप की, द्रव्य माने लिक्विड से मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, द्रव्यवाचक का मतलब जब कभी भी आप क्या करते हैं, पदार्थ और द्रव्य का बोध कराते हैं, जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, तांबा, ये सब चीजें। ठीक है, तो लिखो सोना पदार्थ का बोध, चांदी, लकड़ी, ऊन, तांबा, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? द्रव्यवाचक। यानी द्रव्यवाचक का सीधा सीधा मतलब है, आप लोग ये समझ लीजिए द्रव्यवाचक में कि हमने पदार्थ और द्रव्य का बोध करा रखा है। यानी कहीं ना कहीं इन शब्दों से आपके किसी पदार्थ और द्रव्य का बोध, ठीक है, द्रव्य मतलब लिक्विड नहीं है, ठीक है, का बोध हो रहा है इसमें। समूहवाचक, समूह का बोध होगा, यानी ग्रुप का बोध होगा। जैसे परिवार, क्या हो गया? परिवार। परिवार क्या है अपने आप में? समूहवाचक नहीं है क्या? इसमें समूह नहीं रहता, ग्रुप नहीं रहता। तो सेना, परिवार, इसके अलावा कक्षा, झुंड, भीड़, सब। ठीक है, तो परिवार लिख लो, सेना लिख लो, कक्षा, झुंड और इसके अलावा भीड़ आदि। इनसे क्या पता चल रहा है आपका कि ये अपने आप में समूहवाचक के एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। अब देखिए समूहवाचक भी अपने आप में जातिवाचक है, तो अगर परिवार में समूहवाचक ऑप्शन नहीं आएगा तो जातिवाचक करना, कक्षा में अगर समूहवाचक का नहीं आए तो जातिवाचक करना, झुंड में अगर समूहवाचक ऑप्शन नहीं आए तो जातिवाचक करना। ऐसे ही द्रव्य, चांदी आएगा तो जातिवाचक करना, लकड़ी आएगा तो जातिवाचक करना। लकड़ी कौन सी लकड़ी? शीशम की लकड़ी या अपने आप में पीपल की लकड़ी, आम की लकड़ी, कितनी लकड़ियां हैं तो जातिवाचक ही ना। लेकिन पर्टिकुलर अगर लकड़ी में अगर द्रव्यवाचक देखोगे, जहां आपको पदार्थ वगैरह का बोध होगा तो वो क्या होगा अपने आप में द्रव्यवाचक, और अगर समूह का, ग्रुप का बोध होगा तो आपको समूहवाचक, और ओवरऑल सब के सब क्या है? जातिवाचक। इसी प्रकार से तीसरा जो आता है संज्ञा का भेद, उसको लिखो भाववाचक। ठीक है, तीसरा क्या लिखना है आपने इसमें? हेडिंग भाववाचक संज्ञा। थर्ड एंड लास्ट जो हेडिंग आती है आपकी, भाववाचक आती है संज्ञा के टाइप में। ठीक है, तो लिख लीजिए भाववाचक। भाववाचक, भाववाचक का मतलब आपको पता चल जाएगा कि भाव का बोध हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं किसी चीज की गुण, उसकी गुण क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी दशा, कंडीशन क्या है, उसका स्वभाव यानी उसका नेचर कैसा है, उसका वर्क कैसा है। यानी आपने गुण, किसी वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव और कार्य का बोध, कार्य का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? अपने आप में भाववाचक कहलाते हैं। तो पूरा लिखना, किसी वस्तु की गुण, दशा, स्वभाव, कार्य का बोध कराने वाले शब्द अपने आप में भाववाचक कहलाते हैं। बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, सर समझ नहीं आएगा हो गया। गुण, गुण क्या हो सकता है किसी चीज, किसी का? क्या या तो वो लंबा होगा या वो चौड़ा हो सकता है, ठीक है, यानी लंबाई, उसकी चौड़ाई, ये गुण ही तो होते हैं, क्वालिटी तो। या वो सुंदर हो सकता है, यानी उसकी सुंदरता, सुंदरता, या वो चतुर हो सकता है, यानी उसकी चतुरता आदि। ये सब के सब क्या हो सकते हैं? गुण। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है सुंदरता क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, चतुरता क्या है, अपने आप में भाववाचक संज्ञा है, तो लंबाई क्या है, भाववाचक संज्ञा, चौड़ाई क्या है, भाववाचक, इनमें से कौन सी एक भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है? इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान देना, जब कोई शब्द किसी चीज के गुण को दर्शा रहा होगा तो वो अपने आप में भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा, ठीक है। या दूसरा दशा, दशा मतलब उसकी कंडीशन क्या है, क्या वो बुढ़ा है, यानी उसके अंदर बुढ़ापा है, वो कंडीशन हुई ना, लाइफ फेज है बुढ़ापा, या वो जवान है यानी यौवन, ये सब के सब क्या है, उसकी दशाएं है ना, यानी बुढ़ापा है, यौवन है, या इसके अलावा प्यास उसको लगी हुई है तो उसकी दशा है ना, वो प्यास वाली, प्यास आदि। ये सब के सब क्या है अपने आप में एक प्रकार की दशा। तीसरा दशा के अलावा कौन सा लिखा है मैंने? स्वभाव, यानी भाव, जिसको आप लोग लिख सकते हैं, जैसे किसी चीज से आपका भाव लिख दो, इसको भाव, स्वभाव क्या, भाव कर दो इसको, ठीक है। भाव, भाव का मतलब होता है बच्चों, जैसे आपको
मतलब आपके दिमाग में कई प्रकार के भाव आते हैं, यानी हम होते नहीं है एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी कभी हमें टेंशन होती है, कभी हम खुश रहते हैं, जैसे हमें पता होगा आज हम सोए हैं, कल यार हमारा एग्जाम अच्छा हुआ था या आंसर किया जा गया, कल रिजल्ट आने वाला होगा। तो अलग अलग प्रकार के भाव आते हैं, कभी हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी हम नर्वस हो जाते हैं, कभी हमें कुछ करने का मन, मतलब अलग अलग टाइप के भाव आते हैं। तो ये जो भाव है ये अपने आप में भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है। और ये भाव कैसे हो सकते हैं, जैसे किसी चीज की आशा है, स्वार्थ है, शत्रुता है, क्रोध है, शक्ति है, सब के सब, ठीक है। यानी कोई आशा जगी है आपके दिमाग में, आपका माइंड जैसे ही मतलब आपको ये शब्द दिखोगे ना, आप कैसा रिएक्ट करोगे, अपने आपका जो फेस है, आपका माइंड है, आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट करती है वो याद रखना। आशा है, क्रोध है, अपने फेस को याद करो, क्रोध में कैसा हो जाता है। शत्रुता है, शत्रुता के भाव में कैसा आपका नेचर होता है, ठीक है। यानी आशा, क्रोध, शत्रुता, इसके अलावा क्या लिख सकते हो आप लोग, शांत मतलब शक्ति लिख सकते हो, स्वार्थ लिख सकते हो। तो अपने अपने भाव होते हैं, ठीक है। शक्ति, स्वार्थ आदि कर दो, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, भाव हो गए। और इसके अलावा कार्य भी हो सकता है, जैसे किसी की सहायता करना, ये भी एक प्रकार की भाववाचक हो गया। जैसे किसी की आपने सहायता कर दी, ठीक है, ये क्या अपने आप में भाववाचक संज्ञा है। इसके अलावा किसी की प्रशंसा करना, किसी से सलाह लेना, प्रशंसा या किसी से सलाह लेना, ये अपने आप में सब के सब क्या है बच्चों, भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से सुनना और ये आपका काम आएगा। अब इसके बाद लास्ट चीज आती है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, और इनका कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताई, ये कैसे कन्वर्ट होते हैं। देखो पहला एक चीज लिखो, कुछ संज्ञाओं को कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहला लिखो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा का परिवर्तन, यानी होगा तो व्यक्तिवाचक लेकिन उसका कन्वर्ट कैसे हो रहा होगा जातिवाचक में। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैं यूज करूंगा व्यक्तिवाचक लेकिन होगा वो जातिवाचक के रूप में, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखो, विभीषणों से बचो, विभीषणों से बचो, ठीक है। दूसरा लिखो इसी का एग्जाम्पल, जयचंदू से देश को नुकसान, देश को नुकसान या हानि, जो भी लिखते हो, देश को हानि लिख दो। दो सेंटेंस मैंने ये लिख दिए, एक मैंने क्या लिखा, विभीषणों से बचो, दूसरा मैंने लिख दिया क्या अपने आप में, जयचंदू से देश को नुकसान। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है विभीषणों से बचो का, विभीषण क्या है अपने आप में, वैसे विभीषण कौन था, रावण का भाई था ना, है तो व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर ये पूरा सेंटेंस देख रहे हो तो आज के दौर पे हम विभीषण का रेफरेंस किस मतलब परिप्रेक्ष्य में लाते हैं कि घर का बेदी लंका ढावे, यानी घर का बेदी, यानी आज हम इस विभीषण का एग्जाम्पल लेते हैं उन लोगों के लिए जो इस प्रकार का काम करते हैं कि घर की जो चीज होती है उसको खुद ही ढहाने का काम करते हैं, खुद ही बाहर अपनी बदनामी करते हैं, यानी घर का भेदी लंका ढावे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा। तो विभीषण था तो व्यक्तिवाचक, लेकिन सेंटेंस में विभीषणों से बचो, उस विभीषण का रेफरेंस लेके आज कई विभीषणों के नाम ले रहे हैं, यानी कोई भी विभीषण हो सकता है जो उस प्रकार की हरकतें करेगा जो विभीषण ने की थी। ऐसे ही जयचंदू से देश को नुकसान, जयचंद की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, ये जयचंद जी थे। और आज के दौर में जिससे देश को नुकसान है या आपको नुकसान है, जो कहीं हार्म पहुंचा रहे, तो उसको हम जयचंद के रूप में, जयचंद था व्यक्तिवाचक, लेकिन इसको सेंटेंस में उस व्यक्तिवाचक इंसान को इसकी हरकतों की वजह से सभी के लिए जयचंद शब्द यूज हो सकता है जो क्या करते हैं, आपको हार्म पहुंचाते हैं। तो जयचंदू से हानि पहला ही हो गया। दूसरा और तीसरा दो लिखने हैं। दूसरा लिखो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, सेंटेंस होगा जातिवाचक, मतलब वो जाति का बोध होगा, लेकिन उसको कन्वर्ट हम किस में यूज कर रहे हैं, व्यक्तिवाचक में, ठीक है, व्यक्तिवाचक। इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल पहला लिखो, पंडित जी देश के पीएम थे। अब देखें, पंडित जी देश के पीएम, मतलब आप प्रधानमंत्री लिखना, हाँ, पीएम थे। पंडित जी मतलब कोई भी पंडित हो सकता है, हो तो जातिवाचक सकता है, पंडित जी कोई भी हो सकते हैं, कितने पंडित जी हैं इस देश में, ठीक है, था जातिवाचक, लेकिन इसको व्यक्तिवाचक क्यों किया गया, क्योंकि पंडित जी जो पीएम थे वो एक ही थे, वो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए यूज हो गया। तो वो पंडित जी जो पीएम थे वो सिंगल थे, यानी वो उस पंडित की बात हो रही है। लेकिन अगर सेंटेंस देखोगे स्टार्टिंग में पंडित जी कितने हो रहे हैं, यानी ये जातिवाचक है, लेकिन ये कंप्लीटली पीएम थे कहने में एक ही का नाम आ जा रहा है, वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। दूसरा इसी प्रकार से आप लोग कह सकते हो, महात्मा जी ने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया, यानी महात्मा जी ने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया, ठीक है, आंदोलन
चलाया। दूसरा आपने ये लिख दिया जैसे। अब महात्मा जी तो कई हो सकते हैं, ठीक है, महात्मा बुद्ध, महात्मा गौतम, महात्मा गांधी, कितने हो सकते हैं, लेकिन जब ये कितने हो सकते हैं मतलब जातिवाचक। बट अगर अहिंसात्मक आंदोलन, जिसने नॉन वायलेंस से संबंधित आंदोलन चलाया था, मूवमेंट चलाया था, वो सिर्फ एक गांधी थे, वो थे महात्मा गांधी। तो ये अपने आप में महात्मा कई थे जातिवाचक, लेकिन सेंटेंस पूरा पढ़ा आपको समझ में आ गया किस महात्मा की बात हो रही है, तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक हो गया। और थर्ड और लास्ट आता है, वो आता है आपका भाववाचक से जातिवाचक, ठीक है, ये कन्वर्ट करना आता है आपका भाव। वो आपका होमवर्क होगा ये कि आज को क्या करना है, ठीक है, भाववाचक से जातिवाचक ये कन्वर्ट करना आता है आपका, ठीक है। तो ध्यान देना, भाववाचक से जातिवाचक में कन्वर्ट करना है तो भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन के रूप में जो प्रयोग होते हैं, यानी इसमें आगे लिखो भाववाचक संज्ञा शब्दों का, भाववाचक संज्ञा शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग, सिंगुलर प्लूरल सुना होगा आपने, बहुवचन के रूप में प्रयोग अपने आप में क्या मतलब कहलाता है, भाववाचक का जातिवाचक। एग्जाम्पल देखो, जैसे बुराई, बुराई एक प्रकार की क्या है, भाववाचक संज्ञा मैंने आपको बताया था, इसका आप लोग क्या कर दो, बहुवचन में बना दो, बहुवचन क्या हो जाएगा इसका, बुराइयां हो जाएगा, तो बुराइयां क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। बुराइयां, कई प्रकार की बुराइयां होता है, बुराई तो कुछ एक होगी, बुराइयां तो कई प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लिखो, दूरी, दूरी का मतलब क्या है, एक प्रकार की कंडीशन है, नहीं दूरी, जब भाववाचक संज्ञा में बताया था हमने, दूरी का दूरियां, ये दूरियां गाना भी सुना होगा आपने, ठीक है, दूरियां, तो बहुवचन में कन्वर्ट कर दिया तो जातिवाचक बन गया। कई प्रकार की दूरियां हो सकती हैं, ऐसे दिल्ली की दूरियां हो सकती है, आपके और आपके जो जीवन संगिनी है उसके बीच की दूरियां हो सकती हैं, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो दूरियों से संबंधित है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रार्थना, प्रार्थना कोई एक प्रकार की ये क्या है, भाववाचक है, तो प्रार्थनाएं, तो लोगों की अलग अलग प्रार्थनाएं हो सकती हैं, ठीक है, प्रार्थनाएं, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, भाववाचक से जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का आपका ये था संज्ञा वाला चैप्टर। अब आपको क्या ध्यान से रखना है, इसके अंदर ये तो पढ़ना ही है, आज के दिन प्रैक्टिस करना इस चीज की, भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा को कन्वर्ट करने की। क्वेश्चन यही पूछेगा इसका जातिवाचक क्या होगा या इसका भाववाचक क्या होगा, इस प्रकार से कुछ प्रैक्टिस करना, जो भी बुक हुई होगी आपके पास, नहीं तो अगले कहीं ना कहीं किसी क्लास में मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। होपफुली आपकी चीजें समझ आई होगी। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।